गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोनिका गर्ग। हम इतिहास विषय में बीए पार्ट प्रथम के भारत का इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है समुद्रगुप्त। इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुप्त वंश के बारे में चर्चा की थी, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में भी हमने पढ़ा था। समुद्रगुप्त के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का ही पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो समुद्रगुप्त जो था, इसका प्राचीन भारत के इतिहास में एक अत्यंत ही गौरवपूर्ण स्थान था। इसने अपनी योग्यता, साहस, कुशलता, पराक्रम और सैनिक प्रतिभा के बल पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी और समस्त भारत में अपनी वीरता की धाक स्थापित की थी। उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम के जो पुत्र थे, उसमें जो समुद्रगुप्त था, एक योग्य और प्रतिभावान सर्वगुण संपन्न शासक व्यक्ति था और उसकी प्रतिभाओं से प्रभावित होकर चंद्रगुप्त ने उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार इस अवसर पर चंद्रगुप्त ने अपने सभासदों से ये कहा कि मैं इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। तो ये अपने शासनकाल में ही अपने चंद्रगुप्त ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था और उसके उत्तराधिकारी चुने जाने पर कई लोग ईर्ष्या से भर गए थे। इसे स्पष्ट हो रहा था कि समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त का ज्येष्ठ पुत्र नहीं था। लेकिन अब उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर जो संघर्ष था, उसकी संभावना भी समाप्त हो गई थी और चंद्रगुप्त ने समुद्रगुप्त को युवराज घोषित किया था। वह इस बात का को बताता है कि चंद्रगुप्त अब जो है बीमार रहने लगा था और इसीलिए वह चाहता था कि उसके जीते जी उत्तराधिकार के प्रश्न को भी हल कर लिया जाए। समुद्रगुप्त के बारे में हमें लिखित स्रोत भी मिलते हैं या लिखित इतिहास भी मिलता है और उसके समुद्रगुप्त के इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं। महत्वपूर्ण जो स्रोत है उसमें प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। यह प्रयाग प्रशस्ति में स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण की गई है। इस प्रशस्ति की जो रचना थी, समुद्रगुप्त के जो सेना नायक और संधि विग्रह मतलब युद्ध और संधि के जो मंत्री होता था, हरिशेन, उसने की थी। आपका पास ये क्वेश्चन तैयार हो गया कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी हरिशेन ने। हरिशेन समुद्रगुप्त का सेना नायक था। अब इस अभिलेख मतलब प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त के बाल्यकाल, उसके राज्यारोहण, दिग्विजय, व्यक्तिगत गुणों, तात्कालिक राजनीतिक दशा, भाषा, साहित्य, कला, शिक्षा आदि की हमें जानकारी मिलती है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति तो थी सी, इसके अलावा एरण अभिलेख था, ताम्र अभिलेख था, गया ताम्र अभिलेख, नालंदा ताम्र अभिलेख, इनसे भी समुद्रगुप्त की जानकारी हमें मिलती है। साथ ही साथ उसकी मुद्रा मतलब जो सिक्के होते हैं ना, सिक्के कॉइन्स, उससे भी उसके धर्म, अश्वमेध यज्ञ, संगीत, प्रेम आदि के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो समुद्रगुप्त का जो जानकारी के स्रोत हैं आपको स्पष्ट हो गए हैं कि क्या क्या थे। एक तो प्रशस्ति थी, इसके अलावा गया ताम्रलेख, नालंदा ताम्रलेख के अलावा उस समय मिली गई सिक्कों से हमें उसकी जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त एक योग्य, वीर, पराक्रमी, साहसी और महत्वाकांक्षी शासक था और उसे जो उत्तराधिकार में राज्य प्राप्त हुआ था वह अत्यंत ही छोटा था, संकुचित था। इससे वो संतुष्ट नहीं था और अपने राज्य को या संपूर्ण भारत को जीतकर वह एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। क्यों महत्वाकांक्षी था ना, तो उसके राज्यारोहण के समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में भारत जो है अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और वह चाहता था कि इन छोटे छोटे जो राज्य हैं इनका उन्मूलन करके एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जाए। वह संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधना चाहता था। अतः उसने चंद्रगुप्त मौर्य की भांति दिग्विजय की नीति का अनुसरण किया। फिर उसने विभिन्न सैनिक अभियानों द्वारा अनेक राज्यों को जीतकर संपूर्ण आर्यव्रत और पूर्वी भारत पर अपना
प्रभुत्व स्थापित किया। दक्षिणापथ के समस्त राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उसने विवश कर दिया। यही नहीं, उसने अपने पराक्रम से आक्रांत करके अनेक गणराज्यों, विदेशी शक कुषाणों व सीमांत के प्रत्यंत नृपतियों व लंका व अन्य द्वीपवासियों को अपना प्रभाव मानने के लिए बाध्य किया। ठीक है। अब इसके बाद उसने दिग्विजय की नीति अपनाई। दिग्विजय सारा ये वृत्तांत जो है प्रयाग प्रशस्ति से हमें मिलता है। और दिग्विजय में क्या क्या था? एक तो आर्यव्रत का प्रथम अभियान, दक्षिणापथ का अभियान, आर्यव्रत में द्वितीय अभियान, आठविक राज्यों की विजय, सीमावर्ती राज्यों की अधीनता, दक्षिण राज्यों की प्रभाव, विदेशी राज्यों पर भी अपने प्रभाव। तो हमारा पहला जो पॉइंट हम लेंगे वो है आर्यव्रत की प्रथम आर्यव्रत का। ये देखिए आप अपने इस पे स्क्रीन पे भी आप देखिए आर्यव्रत का प्रथम आक्रमण। आर्यव्रत का प्रथम आक्रमण में समुद्रगुप्त ने अपनी जो दिग्विजय अभियान है उसका प्रारंभ उत्तरी भारत के राज्यों पर विजय प्राप्त करके ही किया। इसका उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं और 14वीं पंक्ति में किया गया है। उसने अच्युत, नागसेन, कोट कलूज, गणपति नाग, दक्षिणा ये उनको उसने परास्त किया और अपने अधीन बना लिया। इसी तरह से उसका दक्षिण भारत पे भी अभियान किया उसने। उत्तरी भारत जितना भी था उस पर शक्ति का परचम लहराकर समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की विजय का अभियान प्रारंभ किया। दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति लेकिन उसकी जो नीति थी वो अलग थी, क्योंकि वो एक दूरदर्शी और कुशल राजनीतिज्ञ था और वो जानता था कि दक्षिण क्योंकि दूर था ना, तो उससे वहां पर राज्य करना संभव नहीं था। इसलिए वो चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि मौर्य साम्राज्य के समान ही उसका हर्ष हो। अतः उसने दक्षिण के राज्यों के प्रति धर्म विजय की नीति अपनाई। कई बार आपका जब प्रश्न आता है तो उसमें अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है कि दक्षिण भारत पर समुद्रगुप्त की नीति क्या थी। तो उसने क्या नीति अपनाई? धर्म विजय की नीति अपनाई। इसके अंतर्गत उसने क्या किया? उसने दक्षिण भारत के राज्यों को उन्मूलन तो करा, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने की अपेक्षा जो पराजित राजा थे उन पर अपना स्वामित्व और प्रभुत्व स्थापित किया और उससे वह संतुष्ट हो गया। फिर उसने क्या करा? पराजित राजाओं को अधीनता स्वीकार करने और निर्धारित वार्षिक भेंट और राजस्व देने पर उन्हें वापस अपने राज्य उसे लौटा दिए। क्या करा उसने? दक्षिण के राज्यों पर उसने अधिकार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या करा उसने? अधिकार करने के बाद उसने उन्हें उन राज्यों को वापस लौटा दिया कुछ निश्चित राशि के आधार पर। मतलब आप वार्षिक राशि समुद्रगुप्त को मिलती रहेगी और वो राजा जो अपने राज्य में राज्य कर रहे थे उनको राज्य वापस लौटा दिया गया। तो उसकी इस नीति को क्या कहा गया? राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह। राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह कहा गया। इस नीति से गुप्त राजवंश की जो प्रतिष्ठा थी, उसकी गौरव में, उसकी समृद्धि में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। दक्षिण भारत की विजय के लिए उसने 12 राज्यों को और 12 राज्यों के राजाओं को पराजित किया, जिसमें कौशल का महेंद्र, महाकांतर का व्यागराज, कोराल का मंडराज, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामी दत्त, कांची का विष्णुगुप्त, अमुक का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराज का कुबेर, कोसलत का धनंजय। ये 12 लोग थे जिसे उसे पराजित किया। इसके बाद उसका जो है नेक्स्ट उत्तरावत पर उसने आर्यव्रत पर उसने द्वितीय अभियान किया। पहले अभियान में तो उसे उत्तरी भारत के प्रमुख राजाओं को पराजित कर दिया था, किंतु उसकी शक्ति अभी पूर्ण रूप से उनका अंत नहीं हुआ था। इसीलिए दक्षिण पथ में जो धर्म विजय उसने की थी उसके लौटने के बाद उसने संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लाने का एक योजना बनाई। दक्षिणापथ अभियान के दौरान उत्तरी भारत में समुद्रगुप्त की जो अनुपस्थिति है उसका लाभ उठाकर जो पराजित राजा थे, प्रथम अभियान में जो पराजित राजा थे उन्होंने अपनी शक्ति को इकट्ठा किया, है ना। और समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर ये राज्य जो है समुद्रगुप्त के विरुद्ध
विरोध में उठ खड़े हुए। अतः समुद्रगुप्त को भी दक्षिणापथ से लौटने के बाद आर्यव्रत के राजाओं के विरुद्ध अभियान करना पड़ा, जो द्वितीय अभियान के रूप में जाना जाता है। आर्यव्रत का ये निर्द्वंद एक छत्र शासन स्थापित करने के लिए इन क्षेत्रों के राजाओं का उन्मूलन करना आवश्यक था। अतः इस बार समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत के राजाओं के प्रति धर्म विजय के स्थान पर असुर विजय की नीति अपनाई। देखिए, दक्षिण विजय में धर्म विजय और उत्तर में असुर विजय। जिस असुर विजय में क्या, उसने उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित ही नहीं किया, वरन उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और इस नीति को क्या कहा गया? राज्य प्रस्मोदरण। राज्य प्रस्मोदरण की नीति कहा गया। किन किन राजाओं को उसने पराजित करा आर्यव्रत में? रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत, नंदी, बलवर्मन, इन राज्यों को उसने पराजित किया। इसके बाद उसने आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त हुई। प्रयाग प्रशस्ति की 21वीं पंक्ति से ज्ञात होता है कि आर्यव्रत के राजाओं को पराजित करने के बाद समुद्रगुप्त ने आठविक राजाओं पर विजय प्राप्त की और उन्हें अपना दास बना लिया। आठविक का मतलब होता है वनवासी। ठीक है, अब इसके बाद उसने सीमावर्ती राजाओं पर भी विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति से ही हमें ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त की जो आर्यव्रत है, दक्षिणापथ है, आठविक विजय है और उसकी सैनिक शक्ति से आतंकित होकर जो सीमावर्ती राज्य थे और गणराज्य थे, इन्होंने बिना लड़े ही समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली और उन्हें कर देने के लिए, उनका आज्ञा पालन करने के लिए और स्वयं दरबार में उपस्थित होकर समुद्रगुप्त का अभिवादन करने का उन्होंने वचन दिया। अब पूर्वी सीमांत राज्य प्रयाग प्रशस्ति में 5 पूर्वी सीमांत राज्यों के अंत में आदि शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे प्रतीत होता है कि 5 प्रमुख राज्यों के अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। छोटे छोटे राज्य समतट, डबाक, कामरूप, ठीक है, करतपुर, पश्चिम सीमांत, ये करतारपुर, तो ये थे पूर्वी सीमांत राज्य। और पश्चिमी सीमांत राज्य में आते हैं मालवगण, अर्जुनानायकगण, योध्यगण, मुद्रकगण, प्राजुनगण, सनकादिक काक और खपरिक। ये सारे राज्य आते हैं पश्चिम सीमांत राज्य में। सीमांत विदेशी राज्यों का भी इसने आत्मसमर्पण किया। अनवरत विजय अभियानों से समुद्रगुप्त की जो ख्याति है सर्वत्र व्याप्त हो गई। समुद्रगुप्त के साम्राज्य के निकटवर्ती विदेशी राज्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे शक्ति के बल पर समुद्रगुप्त का मुकाबला कर सके। अतः जो विदेशी राज्यों ने समुद्रगुप्त की बढ़ती हुई शक्ति से आतंकित होकर स्वयं ही समुद्रगुप्त से मैत्री संबंध स्थापित करने की याचना की। प्रयाग प्रशस्ति में विदेशी राज्यों की सूची विजित राज्यों की सूची से पृथक कर दी गई। इससे ये आभास होता है कि समुद्रगुप्त ने इन राज्यों को युद्ध में परास्त ही नहीं किया, वरन उन्होंने समुद्रगुप्त से भयभीत होकर जो है उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। समुद्रगुप्त की इन राज्यों के प्रति जो अधीन मैत्री की जो शर्तें थी, क्या क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक तो था आत्मसमर्पण, मतलब लोगों ने क्या करा, अपनी निष्ठा प्रकट करने के लिए अपनी कन्या समुद्रगुप्त को भेंट करी, दान दी। अपने राज्य के जो मतलब ये थे ना राज्यों के लिए गुप्तों का जो चिन्ह था गरुड़, उसको भी अपना राज्यादेशों के को स्वीकार किया। और कौन कौन से थे वो जो जिन्होंने स्वीकार करा, जो विदेशी नाम थे, उनका नाम है देवन पुत्रवाही, वहानुवाही, शक नपति, मुरुंड। ठीक है, इन्होंने ये सारे कार्य किए। अब सिंगल द्वीप पर भी उसने विजय प्राप्त की। सिंगल का मतलब लंका से था। तो भारत और लंका के बीच घनिष्ठ संबंधों के विषय में भी हमें चीनी साक्ष्यों से प्राप्त होता है, ज्ञात होता है कि लंका के राजा मेघवर्ण ने
2 भिक्षुओं को बोध गया भेजा। ठीक है। और उसने उन्हें वहां भोजन निवास आदि की बड़ी असुविधा हुई। इस पर मेघवर्ण ने बहुमूल्य उपहारों के साथ अपने एक राजदूत को समुद्रगुप्त के दरबार में भेजा और बोध गया में यात्रियों की सुविधाओं के लिए एक विहार बनाने की आज्ञा मांगी और जिसे समुद्रगुप्त ने दे दी। अतः मेघवर्ण ने बोध गया में महाबोधि संगाराम नामक भव्य विहार का निर्माण कराया, जो चीनी यात्री हेनसांग की भारत यात्रा के समय विद्यमान था। ये तो सारी हो गई समुद्रगुप्त की विजय। इसके पश्चात उसने इन दिग्विजयों के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस अवसर पर उसने बहुत दान पुण्य किए, नए प्रकार के सोने के सिक्के बनवाए। इन सिक्कों पर एक ओर तो यज्ञ स्तंभ में बंधे हुए अश्व की मूर्ति है और दूसरी ओर समुद्रगुप्त की महारानी हाथ में चंवर लिए खड़ी है और नीचे लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अश्वमेध का हालांकि कोई उल्लेख नहीं है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि प्रशस्ति के लिखे जाने के पश्चात ही इसका जो है उल्लेख या अश्वमेध यज्ञ किया गया होगा। एक गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने बहुत दिनों से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त की दिग्विजय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल का कुछ भाग, मालवा का कुछ भाग गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत आ गया। इस साम्राज्य की पूर्वी सीमा पर स्थित 5 राज्य तथा पश्चिम सीमा पर स्थित 9 गणराज्य समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार करते थे और उसे कर दिया करते थे। इसके अतिरिक्त मध्य भारत तथा मध्य प्रांत में 8 राज्यों, दक्षिण पथ के 12 राज्यों ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। अफगानिस्तान, पंजाब, लंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के द्वीपों ने भी के साथ भी समुद्रगुप्त के संबंध जो थे मैत्रीपूर्ण थे। तो इस प्रकार समुद्रगुप्त की जो गणना है भारत के महान सम्राटों में की जाती है। वह एक कुशल योद्धा, सेनापति, संगठनकर्ता, काव्य प्रेमी, कला संस्कृति का नायक शासक था और उसके विलक्षण बहुमुखी प्रतिभा संपन्न नेतृत्व में भारतीय इतिहास में राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में अपूर्व उन्नति हुई। एरन अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त विशाल समुद्र की तरह अत्यंत गंभीर और गहन था और उसके व्यक्तित्व में उदयन की कला प्रियता, चंद्रगुप्त मौर्य की वीरता, अशोक की मृदुता, प्रथु और रघु की दानशीलता और राजश्री जनक की विद्या प्रिया भी उसकी गुणों में विद्यमान थी। तो ये था समुद्रगुप्त के बारे में हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को ये अच्छा सा लगा होगा। आज तक के लिए ये वीडियो यहाँ तक ही। धन्यवाद।